नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी और न्यूज रूम लाइव में आज मेरे साथ जुड़े हैं साहिल केरनी। बात होगी दिन भर की तमाम बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर, विस्तार से निगाह डालेंगे। कौन कौन से ऐसे सियासी घटनाक्रम है जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं। लेकिन इस वक्त की 5 बड़ी हेडलाइंस क्या कुछ कह रही हैं, सबसे पहले उस पर फटाफट अंदाज में एक निगाह डालते हैं और फिर उसके बाद न्यूज रूम लाइव के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत होगी विदेश मंत्री एस जयशंकर के दौरे को लेकर, जहां पर अब 14 जून तक विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोप के कई देशों के दौरे पर जाते हुए नजर आएंगे। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ विदेशी मुल्कों के विदेश मंत्रियों के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठकें संभवतः होती नजर आएंगी। बिल्कुल, दूसरी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे जिसमें कि पाक में आतंकियों को मिलता है इनाम। इस साथ नया अभियान सामने आया थरूर का और उसके ऊपर आपको विस्तार से बताएंगे किस तरीके से अभियान सामने आया है। और वहां पर डॉक्टर अफरीदी को भी रिहा करने की मांग जो है वो जोर पकड़ती जा रही है। और आपको बता दें, डॉक्टर अफरीदी जो हैं वो वही शख्स हैं जो कि जिन्होंने उसामा बिन लादेन का पता देने में मदद दी थी। यह दूसरी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे तो तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण खबर पर निगाह डालेंगे, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त झुग्गी झोपड़ी की जो लोग हैं वो इस वक्त मौजूदा रेखा गुप्ता सरकार पर आरोप लगा रहे हैं उनके आशियाने को छीनने का। लेकिन इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट का आदेश है, दिल्ली की सौंदर्यीकरण की बाधा में जो आएगा उसे हटाया जाएगा, नालों की सफाई होनी है। और इन झुग्गी झोपड़ी के मालिकों ने नाले के ऊपर ही अपनी झोपड़ियां डाल दी है। फैसला लिया गया था पहले ही कि जितने भी बांग्लादेशी हैं और जो कि रोहिंग्या हैं उनको वहां से निकाला जाएगा और उनको चिन्हित भी किया जा रहा था। उसके बीच में एक बड़ा फैसला लिया गया और 31 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार जो है वो किया गया है। और इसी बीच आगे बढ़ेंगे तो बात होगी पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर की, जहां पर हिंसा जैसे जैसे शांत होती है कि अचानक से कोई ना कोई असामाजिक तत्व वहां पर हिंसा की अग्नि को भड़का देता है। बात हो रही है इंटरनेट सेवाओं की। मणिपुर के कई ऐसे जिले हैं जहां पर अगले 5 दिन तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी और कारण यह है कि कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जिस तरह से इस वक्त आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर लड़ाई चल रही है, मैतेई समुदाय के एक बड़े नेता की गिरफ्तारी के बाद हालात वहां पर 5 जिलों में तनावपूर्ण बने हुए हैं, लिहाजा इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। तो ये कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर है जिस पर निगाह डालेंगे, लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। और पहली बड़ी खबर आपके इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। आज से विदेश दौरे पर जयशंकर, यूरोपीय संघ और बेल्जियम का दौरा रहेगा। आज से 14 जून तक विदेश मंत्री का ये दौरा रहने वाला है। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे एस जयशंकर। फ्रांस में विदेश मंत्री जयशंकर की होगी कई महत्वपूर्ण बैठकें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 8 से 14 जून तक फ्रांस, यूरोपीय संघ और बेल्जियम की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। पेरिस में जयशंकर अपने समकक्ष और अन्य महत्वपूर्ण लोगों से मिलेंगे। वे मार्शले में भारत फ्रांस ट्रैक 1.5 संवाद को भी संबोधित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर किया जा रहा है। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए थे, तब उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मार्शले में एक भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया था। पिछले महीने भारतीय सांसदों का एक दल भी फ्रांस गया था। हुई जहां पर अब वो आगामी आज से शुरू हुआ उनका विदेश दौरा 14 तारीख तक बदस्तूर जारी रहेगा। और इस दौरान वो फ्रांस के साथ साथ यूरोपियन यूनियन और बेल्जियम का दौरा करते हुए नजर आएंगे। इन तमाम मुल्कों में वो अपने न सिर्फ समकक्षों के साथ सीधा संवाद करते हुए नजर आएंगे, बल्कि बड़ी बात कि इस दौरान वो अन्य महत्वपूर्ण लोग व डेलीगेशन से भी 1-to-1 टेबल टॉक करते हुए नजर आएंगे। वो फ्रांस के मार्शले में भारत फ्रांस ट्रैक 1.5 का जो समिट है उसको भी एड्रेस करेंगे। और इस कार्यक्रम का आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फ्रांस दौरे पर गए थे। हमने देखा था कि किस तरह से वहां पर एआई से जुड़ी जो समिट थी उसका आयोजन वहां पर किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे। एआई के द्वारा किस तरह से भविष्य में जो बेहतरी की संभावनाएं हैं उसको लेकर पीएम मोदी ने अपना वहां पर एड्रेस किया था, संबोधन। और साथ ही साथ एआई से क्या कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं उसको लेकर भी विश्व को चेताया था। बहरहाल बड़ी महत्वपूर्ण चीजें, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधिमंडल हैं विदेशी दौरे पर रहे। यूरोपियन यूनियन का दौरा भी विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने किया। लेकिन अब सबकी निगाहें विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस फ्रांस, बेल्जियम और यूरोपियन दौरे से जुड़ी हुई, क्योंकि यह दौरा
कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णायक भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दौरा रहेगा एस जयशंकर का, तो ये काफी मायनों में अहम भी माना जा रहा है, जहां पर ये 1.5 समिट में भी संवाद करेंगे और एक अहम दौरा, और वहां पर विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात भी करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ये ऐसा मौका है तो वहां जाकर कुछ अहम फैसले भी जो हैं उन पे भी सामने आएंगे। बिल्कुल। चलिए इसी बीच अब आगे बढ़ रहे, रुक कर रहे अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, क्योंकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर जब से विदेश प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं, उसके बाद से लगातार वो सुर्खियों में हैं। और इसी बीच उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को लताड़ा, उनका एक और बयान ना सिर्फ भारतीय मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में भी सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर शकील के साथ पाक के रवैये की उन्होंने जमकर आलोचना की है। सांसद ब्रैड शर्मन के बयान का इस दौरान उनका स्वागत भी सामने आया है। लगातार डॉक्टर शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल सांसदों का अमेरिका के साथ साथ कई अन्य देशों के दौरे पर रहा। इस दौरान उनके द्वारा पाकिस्तान की जो आलोचना हुई, ऑपरेशन सिंदूर का जो एग्जीक्यूशन रहा, जो पिन पॉइंट प्रिसीजन अटैक पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हुए, उन सबको लेकर उन्होंने खुलकर बात की। और जब कई मर्तबा जो फॉरेन जर्नलिस्ट हैं उनसे उन्होंने कांग्रेस के साथ उनके रिश्तों को खटास भरे दोराहे से गुजरने की बात की, तो उन्होंने साफ कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज की बात देश में होगी, लेकिन जब हम अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होते हैं तो हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। और यहाँ पर हमारा पहला और आखिरी एजेंडा है पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज करना। बिल्कुल, बड़ा बयान सामने आया जहां पर उन्होंने कहा कि पाक में आतंकियों को इनाम मिलता है। डॉक्टर शकील के साथ पाक के रवैये की आलोचना भी की। सांसद ब्रैड शर्मन के बयान का भी स्वागत किया। शर्मन ने पाक से डॉक्टर शकील को रिहा करने की मांग की। शर्मन ने पाकिस्तानी डेलीगेशन को आईना दिखाया। थरूर ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकियों को पनाह मिलती है, सच बताने वालों को सजा मिलती है। ये बड़ा बयान थरूर ने वहां पर दिया। और साथ कांग्रेस नेता शरीफ ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने डॉक्टर शकील अफरीदी के साथ पाकिस्तान के रवैये की आलोचना की। शकील अहमद ने अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन को ढूंढने में और उसे मारने में अमेरिका की मदद की थी। बिल्कुल, तो शशि थरूर स्पष्ट कहते हुए नजर आए कि पाकिस्तान को इस बात को लेकर कोई भी संशय नहीं किसी भी दुनिया के मुल्क के दिमाग में होना चाहिए, और मुख्य रूप से अमेरिका के, क्योंकि उनका मोस्ट वांटेड आतंकी भी पाकिस्तान के एबटाबाद में पाया गया था। लिहाजा अगर अमेरिका यहां पर इंटरनेशनल टेररिज्म या इस्लामिक टेररिज्म को लेकर अलग स्टैंड अपनाता हुआ नजर आता है, तो उसे वर्ल्ड ट्रेड जो सेंटर है उस पर हुए आतंकी हमले पर एक बार फिर से निगाह डालनी चाहिए। और उस आतंकी हमले में जिस तरह से पाकिस्तान का रोल, अलकायदा का रोल और उसामा बिन लादेन की जो भूमिका थी, उसको आप नहीं नकार सकते। बड़ा बयान शशि थरूर का लगातार जिस तरीके से ब्रैड शर्मन अमेरिकी सांसद, मैंने पाकिस्तानी डेलीगेशन से कहा कि वे अपनी सरकार को डॉक्टर शकील अफरीदी को रिहा करने के लिए कहें, जो उसामा बिन लादेन को पकड़ने में मदद करने की वजह से जेल में बंद हैं। डॉक्टर अफरीदी की रिहाई 9/11 के पीड़ितों के लिए इंसाफ का एक अहम कदम होगा। शर्मा ने सोशल मीडिया मंच पर यह लिखा है। और मैंने पाकिस्तान डेलीगेशन से कहा है कि वे अपनी सरकार को डॉक्टर शकील अफरीदी को रिहा करने के लिए कहें। और इसी बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर यह भी निकलकर सामने आई कि शशि थरूर ने ना सिर्फ ब्रैड शर्मन जो अमेरिकी सांसद हैं उनके इस बयान का स्वागत किया, बल्कि उन्होंने भी ट्विटर पर लिखा कि सांसद ब्रैड शर्मन का यह बयान स्वागत योग्य है। यह याद दिलाता है कि पाकिस्तान वो मुल्क, वो देश है जहां ना सिर्फ आतंकी सरगना उसामा बिन लादेन को पनाह दी गई, वो भी सेना के कैंप के पास एक सुरक्षित ठिकाने एबटाबाद में, बल्कि उस बहादुर डॉक्टर को गिरफ्तार कर सजा दी गई जिसने उसका ठिकाना अमेरिकियों को बताया। अब पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को इनाम मिलता है और आतंकियों का पर्दाफाश करने वालों को सजा मिलती है। जिस तरह से बयान शशि थरूर का सामने आया, उसके बाद उस मंच पर न सिर्फ तालियां गूंजी बल्कि लगातार अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड पर भी कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सवाल उठा दिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर लगातार सुर्खियों में रहे हैं जब से लगातार वो एक प्रतिनिधिमंडल का दौरा कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं और मुख्य रूप से अमेरिकी यात्रा पर हैं। और हाल ही में उन्होंने अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस से भी मुलाकात की थी और भारत का पक्ष खुलकर रखा था। चलिए अब आगे बढ़ रहे, बात कर रहे हैं दिल्ली की, जहां पर दिल्ली में सियासत
बदलती नजर आ रही है, बढ़ती नजर आ रही है और मुद्दा बना है झुग्गी झोपड़ी, क्योंकि लगातार दिल्ली के चौमुखी विकास को लेकर रेखा गुप्ता सरकार मैराथन बैठकें कर रही है। लेकिन इसी बीच दिल्ली का एक इलाका जो स्लम इलाके के तौर पर जाना जाता है, वहां पर कोर्ट के आदेश के बाद झुग्गियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई और जब लोगों ने पूछा कि गरीबों के घरों को उजाड़ा जा रहा है तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मामले में सरकार कुछ नहीं कर सकती, कोर्ट का आदेश है। ये अतिक्रमण कर बनाई गई नालों के ऊपर की झुग्गी झोपड़ियां हैं, जो नालों की सफाई होनी है, लिहाजा इन झुग्गी झोपड़ियों को हटाना पड़ेगा। कानून का सम्मान हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। बिल्कुल, दिल्ली के झुग्गियों में हटाने पर सीएम का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से बताया है कि जिन झुग्गियों को हटाने के लिए कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसमें ना तो सरकार और ना ही प्रशासन कुछ कर सकता है। आज बारापुला मद्रासी झुग्गी नाले के तट पर बसी हुई है और कोर्ट ने 4 बार इस बात को दोहराया कि इन झुग्गियों को हटाना जरूरी है ताकि नाले तक मशीनें जा सकें और सफाई हो पाए। ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली में बाढ़ आने की आशंका बन जाएगी। हमें दिल्ली की जनता की चिंता है और दिल्ली में 700 करोड़ की लागत से काम चल रहे हैं जो ना कभी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किए और ना ही कांग्रेस सरकार ने किए थे। उन्होंने साफ कहा कि जब तक झुग्गी में रह रहे व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाता तब तक वो वहीं रहेगा और हम उन्हें बेहतर सुविधाएं देंगे। यदि कोर्ट का आदेश हुआ तो उसमें हम और कुछ नहीं कर सकते। तो भारतीय जनता पार्टी की नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान लगातार सुर्खियों में रहा, क्योंकि लगातार इस वक्त दिल्ली का जो स्लम इलाका है वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे थे, नारेबाजी चल रही थी। कई जो एनजीओ थे वो वहां पर पहुंचकर अपनी बात रखते नजर आए। लेकिन इसी बीच उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो आदेश कोर्ट के माध्यम से जारी कर दिया गया है उसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, और स्पेशली तब जब किसी भी व्यक्ति, भले वो झुग्गी झोपड़ी में गरीब रह रहा हो, लेकिन अगर उसने अतिक्रमण किया है, सरकारी जमीन पर उसने कब्जा किया है और उसकी वजह से दिल्ली में जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो चरमराती नजर आ रही है, तो लिहाजा उस पर काम करना जरूरी है। दिल्ली की सरकार मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हर एक गरीब को आने वाले वक्त में पक्का मकान बनाकर देगी, लेकिन तब तक इसका कोई ना कोई बीच का रास्ता निपटाना पड़ेगा, क्योंकि सफाई की व्यवस्था को भी आगे बढ़ाना है, कोर्ट के आदेश को भी मानना है और नालों की सफाई भी करवानी है। मॉनसून पीरियड जस्ट आने को है, प्री मॉनसून रेन का आगाज हो चुका है और उससे पहले ये प्रोसीजर बहुत जरूरी है। ताबिश कमाल इस वक्त हमारे साथ जुड़, क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, आइए आपको सुनाते हैं। स्पष्ट रूप में आज बताया है कि जिन झुग्गियों में माननीय कोर्ट के यदि आदेश हैं तो उसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती है ना प्रशासन कुछ कर सकता है। जो कोर्ट के आदेश हैं जिसके कारण से शहर को दिक्कत है, आज मद्रासी कॉलोनी की सच्चाई ये है कि वो बारापुला जो नाला है उसके तट पे बसी हुई है और माननीय कोर्ट ने लगभग 4 बार इस बात को दोहराया कि इन झुग्गियों को हटाना जरूरी है ताकि उस नाले तक मशीनें जा पाएं, वहां पे सफाई हो पाए। नहीं तो पूरी दिल्ली में फिर से जैसे 2023 में बाढ़ आई थी वैसी ही बाढ़ आने की आकांक्षाएं बन जाएगी। तो माननीय कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। वहां के उस कैंप के लोगों को मकान भी दिए गए हैं और उनको वहां शिफ्ट भी किया गया है। इसी तरीके से बाकी जगह भी, जहां भी 3 जगह दिल्ली में एक्शन हुए, उसके साथ में एक रेलवे कॉलोनी पे पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक पे लोगों ने मकान बना रखे थे जो कि रेलवे के द्वारा ही एक्शन हुआ है। तो अगर किसी की जान माल की हानि हो जाए, कोई बच्चा अगर रेलवे के नीचे आ जाए, रेल के नीचे आ जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा भाई? सौरभ भारद्वाज जिम्मेदार होगा कि आतिशी जिम्मेदार होगी कि केजरीवाल जिम्मेदार होगा? हमें दिल्ली की जनता की चिंता है। आज यदि कोर्ट ने किसी चीज के आदेश दिए तो कोर्ट सोच समझ के आदेश देता है, उनको समझ में है कि ये क्या चीज जरूरी है। इसके अलावा पूरी दिल्ली में 700 करोड़ की लागत से काम चल रहे हैं जो कि कभी ना केजरीवाल की सरकार ने किए ना कांग्रेस की सरकार ने किए। आज बेहतर सुविधाएं देने के लिए, आज भी जिस झुग्गी में मैं आई हूँ जहां बिल्कुल गंदा पानी सड़कों पे बहता था, लोग पानी में पैर रख करके चलने के लिए मजबूर थे, बच्चे स्कूल जाते थे तो उनके जूते डूब जाते थे, ऐसी कॉलोनी में हम गलियां नाली खड़ंजा बनवा रहे हैं। 700 करोड़ रुपए के काम पूरी दिल्ली में चल रहे हैं। इसलिए नहीं चल रहे कि झुग्गी टूटनी है, झुग्गी में जब तक व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाता वो वहीं रहेगा और उसके लिए हम बेहतर सुविधाएं देंगे। माननीय कोर्ट का कहीं आदेश होगा तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। मैंने स्पष्ट चलिए इसी बीच अब आगे बढ़ रहे, रुक कर अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर बिहार में चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। यूट्यूबर से बीजेपी नेता बने मनीष कश्यप ने अब बीजेपी को टाटा बाय बाय कर दिया है और फिर से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर कर दिया।
ये वही मनीष कश्यप है जो लगातार सुर्खियों में रहे थे। शासन प्रशासन व नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने हल्ला बोल किया था, उसके बाद कई बार वो जेल में भी रहे, लेकिन अब बीजेपी से नजदीकियां उनकी बढ़ी रही। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई। सोशल इन्फ्लुएंसर के तौर पर लगातार सुर्खियों में बने रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल में जब वो एक अस्पताल पहुंचे थे और वहां पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ उनकी जो मार पिटाई की जो तस्वीरें वायरल हुई थी, उसके बाद से वो लगातार इस बात को लेकर नाराज थे कि हाल ही में उन पर इस तरह का हमला हुआ और कोई भी बीजेपी का दिग्गज नेता, बड़ा नेता, पार्टी पदाधिकारी उनका हालचाल लेने नहीं पहुंचा उनकी दुख की घड़ी में। लिहाजा उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय कर दिया है और फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने बिहार की आम जनता से भी पूछा है कि उन्होंने अब बीजेपी को बाय तो कर दिया, तो लिहाजा बिहार में वो किस विधानसभा से इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए। बिल्कुल, बिहार में चुनाव से पहले सियासी हलचल जो काफी तेज हो चुकी है। मनीष कश्यप ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर लाइव आए मनीष कश्यप और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही है। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की पिटाई के शिकार चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। उन्होंने खुद फेसबुक लाइव कर इस बात का ऐलान किया। प्रवक्ता असित नाथ तिवारी के बाद बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को ये दूसरा झटका है। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका ये लगा है। तो पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स की पिटाई के शिकार चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया। अब इस्तीफे पर क्या कुछ बोले मनीष कश्यप, वो आप देखिए। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि पार्टी में रहकर मैं लोगों की आवाज नहीं उठा पाऊंगा, ऐसे में मैंने ये निर्णय लिया है कि इस दौरान मुझे पार्टी से अलग होकर स्वतंत्र रूप से एक अलग रास्ता अपनाना चाहिए। कुछ नेताओं ने मुझ पर महत्वाकांक्षी होने का आरोप लगाया है, जो सरासर गलत है। मैं भले ही बीजेपी में ना हूं, लेकिन मैं स्वास्थ्य विभाग की चरमर व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठाता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे प्लेटफॉर्म की तलाश है, पर जिस तरह से मैंने पार्टी से नाता तोड़ा है, पर अब देखता हूं, आप लोग बताइए कि क्या खुद की पार्टी खड़ी की जाए। मनीष कश्यप ने आगे कहा कि मुझे लग रहा है कि पार्टी में रहकर मैं लोगों की आवाज़ नहीं उठा पाऊंगा, ऐसे में मैंने ये निर्णय लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे इस फैसले के लिए मजबूर किया गया। कुछ नेताओं ने मुझ पर महत्वाकांक्षी होने का आरोप लगाया। कश्यप ने कहा कि मुझे प्लेटफॉर्म की तलाश है, आप लोग बताइए कि क्या खुद की पार्टी खड़ी की जाए। और सीधे रुख करते हैं पटना की तरफ। संवाददाता मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा जानकारी के साथ। मनीष, लगातार यूट्यूबर रहे मनीष कश्यप इस वक्त सुर्खियों में हैं, वो अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि वो पार्टी में रहकर शायद बेहतर ढंग से आम जनता के विकास से जुड़े मुद्दे और मुख्य रूप से जो बिहार में चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था है उनको लेकर आवाज नहीं उठा पाएंगे। और अब उन्होंने इंडिपेंडेंट तौर पर अपनी सियासी पारी का ऐलान कर दिया है। किस तरह की फीडबैक, हलचल इस वक्त ग्राउंड जीरो पर आप देख पा रहे हैं? देखिए कुणाल, ये चीज तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाजपा में जो स्थिति है उस चीज को देखते हुए अभी मौजूदा हालात जो है मनीष कश्यप को लेकर उत्पन्न हुआ है। ये मामला है आपको पीएमसीएच से जुड़ा हुआ। पीएमसीएच में मनीष कश्यप जो है वो अपने इलाज के लिए गए हुए थे और इलाज के दौरान जो है मनीष कश्यप जो है वो उनके साथ मारपीट हुई थी पीएमसीएच में, और इस दौरान उनसे कोई मिलने नहीं आया था भाजपा का अधिकारी, जिससे भाजपा के कोई नेता, जिससे वो काफी रुष्ट चल रहे थे और इसी बात को लेकर वो काफी परेशान चल रहे थे। और इसी परेशानी को लेकर के उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद अब वो इस उम्मीद में है कि किस तरह से वो राजनीति में बने रहे। चुनावी सरगर्मी तेज है और विभिन्न पार्टियों से उनका क्या संपर्क हो पा रहा है या नहीं, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन चूंकि वो अब राजनीति में आ चुके हैं तो राजनीति करेंगे ही करेंगे, और इसी दृष्टिकोण से वो अब आम जनता के बीच आकर फेसबुक पर और यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने लाइव आकर माफी भी मांगा आम जनता से कि मैंने बड़ी गलती की थी, कि जो भाजपा का दामन थामा था, मैं फिर एक बार आपके सामने आया हूं, ऐसा मनीष कश्यप ने कहा। और इस चीजों को लेकर के अभी राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज चल रही हैं। बीजेपी का दामन थामकर बीजेपी नेताओं की किस तरह से प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं, क्योंकि तस्वीरें लगातार सुर्खियों में हैं कि मनीष कश्यप अपने समय में जब बीजेपी में शामिल हुए थे तो किस तरह से मनोज तिवारी के साथ उनकी मुलाकातें होती थी, बातचीत होती थी, वीडियोस बनते थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी। कोई केंद्रीय मंत्री ऐसा नहीं रहा जिसके साथ उनका फोटो सेशन ना हुआ हो। अब चुनाव से ऐन पहले उन्होंने बीजेपी पर ही आरोप लगा दिया। देखिए, ये आरोप तो जो
चीज पीएमसीएच की घटना के बाद ही हुई है, तो उनको इस बात का एहसास हुआ है कि पीएमसीएच में जब मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर, जो कि इतने नेम एंड फेम यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त किया था, और भाजपा के कद्दावर नेता प्रधानमंत्री जैसे शख्सियत के साथ उन्होंने मंच साझा किया था, और ऐसे शख्सियत के साथ पीएमसीएच में जब मारपीट हो सकती है तो आम जनता के साथ, या आम जनता जिनके साथ लोग आते हैं, रोगी इलाज के लिए आते हैं, क्या होता होगा, इस चीज से वो काफी परेशान नजर आए कि मनीष कश्यप, जब मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल मनीष, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा मनीष, मैं ये जानना चाहूंगा मनीष कश्यप का भाजपा को छोड़ना क्या भाजपा के लिए आने वाले चुनाव में नुकसानदायक साबित हो सकता है या बड़ा नुकसान है? देखिए, ये एक चीज तो है कि मनीष कश्यप की अपनी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है बिहार में, और इस बात से कतई गुरेज नहीं किया जा सकता है कि भाजपा को इससे नुकसान होगा, लेकिन कितना होगा और कब, किस हद तक होगा, ये आने वाला समय बताएगा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाजपा के लिए तो ये विचारणीय प्रश्न है, पर अन्य पार्टियां किस आधार पर मनीष कश्यप को लेती है, मनीष कश्यप किस आधार पर अपने आप क्या चुनावी रणनीति के आधार पर चुनाव में आते हैं, या फिर सिर्फ कई पार्टियों के साथ। आखिरी सवाल आपसे छोटा सा, जल्दी इसका जवाब दीजिएगा, क्या अलग से पार्टी मनीष कश्यप बनाने की तैयारी में है या किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे? क्या आरजेडी को ज्वाइन करने की तैयारियों में? देखिए, वो अभी आत्ममंथन कर रहे हैं इन चीजों को लेकर, वो कई पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने ये भी बात कही है कि अगर जनता चाहेगी तो मैं अपनी अलग पार्टी भी बनाऊंगा, क्योंकि बिहार में अभी पार्टी बनाने का दौर तो चल ही रहा है। जैसे कई छोटे छोटे नेता हैं या फिर कई पुलिस के अधिकारी हैं जिन्होंने कि अपना जॉब छोड़ करके पार्टी बनाई है बिहार के चुनाव से पहले। तो ये चीजें मनीष कश्यप के भी मन में चल रही है कि मैं भी पार्टी बनाऊं या ना, लेकिन ये जनता पर उन्होंने छोड़ा है, क्योंकि देखिए बिहार में जनता ही मालिक होती है, लेकिन चुनाव के बाद जनता का कोई महत्व नहीं होता। अभी मौजूदा समय में मनीष कश्यप भी जनता को मालिक बता करके जनता के ऊपर ये चीजें छोड़ रखा है उन्होंने कि जनता तय करेगी कि मैं चुनाव लड़ूंगा या अपनी पार्टी बनाऊंगा या किस पार्टी के साथ जाऊं, किस संगठन के साथ जाऊं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ रहे, रुक कर रहे अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों पर लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। दिल्ली से खबर सामने आई है, जहां पर दिल्ली में ही अकेले 31 बांग्लादेशियों को इस दौरान हिरासत में लिया गया। बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया भी अब जमीन पर उतार दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितने भी अवैध प्रवासी इस वक्त भारत में रह रहे हैं, वो उन सब पर लगातार कार्रवाई चल रही है। बहरहाल इसी बीच एक खबर सामने आई, जहां पर देश भर में अभी आपने हाल में देखा था किस तरह से यूपी में भी अवैध जो बांग्लादेशी हैं उन सबको घेरा गया, पकड़ा गया। करीब 30 से 40 के आसपास लोग थे, इन सबको उठाकर सलाखों के पीछे डाला गया और अब उनको बांग्लादेश में डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ऐसी ही आपने खबरें सुनी थी सीधे महाराष्ट्र से, और ऐसी ही खबरें कर्नाटक से भी निकलकर सामने आई थी। लेकिन इसी बीच खबर दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली में 31 बांग्लादेशी जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे, उन सबको आइडेंटिफाई किया गया, अरेस्ट किया गया और उन सबको थाने लाया गया है, और अब उन सबको डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। और ये पूरी तस्वीरें दिल्ली के आरके पुरम स्थित FRRO कार्यालय से सामने आई है। बिल्कुल, उत्तर पश्चिमी जिले में अवैध रूप से रह रहे 31 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया आरके पुरम स्थित FRRO यानी कि विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय लाए जाने के बाद शुरू की गई। 3 जून 2025 को 18 पकड़े गए थे। कुछ सप्ताह पहले बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने 121 संदिग्ध गिरफ्तार किए थे, जिनमें से बांग्लादेशी नागरिक थे। सभी को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया तेजी से जारी थी। 520 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पहलगाम हमले के बाद चिन्हित कर बाहर निकाला गया था। चलिए, अब सीधे रुक करते हैं ग्राउंड जीरो का। उज्जवल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उज्जवल, जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 31 बांग्लादेशी जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे, मुख्य रूप से राजधानी दिल्ली में, उन सबको आइडेंटिफाई किया गया और अब तैयारी चल रही है उनको डिपोर्ट करने की बांग्लादेश वापस। बिल्कुल ठीक कुणाल, देखिए नेशनल सिक्योरिटी को रखते हुए सरकार के साथ कई कदम उठाने करती है और देश में अवैध तरीके से रहने वाले नागरिकों को जो है वो पहचान कर जो संबंधित देश हैं उनको वहाँ पर भेजने का जो प्लान है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। खास तौर पर अगर आप अवैध जो बांग्लादेश नागरिक हैं उनके खिलाफ अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा शक्ति जो है उन्हीं के खिलाफ जो है वो बढ़ती जाती है। में ऐसा ही एक और बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने जो जानकारी है अनुसार 66 टोटल जो है वो बांग्लादेश पहचान कर दिया है
और उसको जो है डिटेन कर दिया है। और आपको देखिए वापस जो है बांग्लादेश में करने की जो तैयारी है वो चल रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो जानकारी है उसके अनुसार देखिए दिल्ली के जो नॉर्थ जिला है वहां पर जो है 66 बांग्लादेशियों को जो है इसको पकड़ा है। और देखिए ये सब जो है नॉर्थ जो है वेस्ट माफिया नॉर्थ वेस्ट जिले के अलग अलग इलाकों में 24 से रह रहे थे जर्मनाथ। फिर उसके बाद देखिए इनके साथ जो है वो महिलाएं थी और बच्चे शामिल थे जो रह रहे हैं। और फिलहाल देखिए सभी को जो है वो पकड़ लिया गया है, परिवार समेत पकड़ लिया गया है। और इसका जो एक्ट है RRO ऑफिसर यानी बॉर्डर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस इसके पास इसको जो है भेजने जो भेजने की तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। और अब इसके बाद कानूनी जो प्रक्रिया है प्रक्रिया करने के बाद इसको वापस। चलिए शुक्रिया आपका उज्जवल, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ रहे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मणिपुर में हिंसा के बाद फिर से इंटरनेट सेवाओं को अगले 5 दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया है। 5 जिलों से खबर निकलकर सामने आ रही है। मैतेई समुदाय से जुड़े एक नेता की गिरफ्तारी के बाद वहां पर हालात नाजुक होते हुए नजर आए और अगले 5 दिनों के लिए राजधानी इंफाल सहित 5 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसमें इंफाल के साथ साथ विष्णुपुर भी बताया जा रहा है, जहां पर लगातार स्थिति खराब है। तो इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, थैबल, विष्णुपुर और काकचिंग, ये तमाम 5 जिले जहां पर फिलहाल अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। पूरी घटना बीती रात ऑलमोस्ट 12 बजे की पास की है, जहां पर इंटरनेट बैन करने का फैसला मौजूदा वक्त में लिया गया। राज्य में इस वक्त राष्ट्रपति शासन लागू है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जो हिंसा है वो पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा का समय हो गया। हिंसा समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर इस पूरे मामले को लेकर आक्रामक है। लेकिन अभी बीच खबर सामने आई जहां पर मैतेई समुदाय के एक नेता की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद हालात मुख्य रूप से जो राजधानी इंफाल है वहां पर नाजुक होते हुए नजर आए। लिहाजा किसी तरह के गलत मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल ना हो और इन 5 जिलों में जो हालात है उसकी वजह से अन्य जिले प्रभावित ना हो, लिहाजा इंटरनेट सेवा यहां पर पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अब लगातार जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो अपने मैतेई समुदाय के जो नेता हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर विरोध कर रहे हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच जो क्वाकथेले और उरीपोक में सड़कों पर टायर जलाए गए, गाड़ियों में आग लगाई गई, फर्नीचर की जो पुराने फर्नीचर हैं उनको भी जलाया गया। हालात नाजुक नजर आए, लिहाजा जो मौजूदा शासन है उसने इन 5 जिलों में अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया है। मणिपुर में शनिवार रात पूरे 12 बजे के 5 जिलों में इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया गया। इसमें राजधानी इंफाल से जुड़े इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, थौबल, बिशनपुर और काकचिंग जिले शामिल हैं। शासन ने यह फैसला मैतेई समुदाय के नेता आरमबाई तेंगबोल की गिरफ्तारी की वजह से लिया है। रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने क्वाथिथेल और उरीपोक में सड़क के बीचों बीच टायरों और पुराने फर्नीचर में आग लगा दी थी। आयुक्त सचिव गृह एन अशोक कुमार ने कहा कि विशेष रूप से इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम, थौबल, काकचिंग और बिशनपुर जिलों में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावना को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो मणिपुर में अलर्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मणिपुर में इस वक्त 5 जिलों के अंदर इंटरनेट सेवा को अगले 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। ये 5 जिले हैं इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, थौबल, विष्णुपुर और काकचिंग। बीती रात 11:15 बजे के बाद इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल स्थिति को नाजुक देखते हुए यहां पर बंद कर दिया गया। मैतेई समुदाय के नेता हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई, लगातार उन पर लोगों को उकसाने का आरोप लग रहा था, लेकिन जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद इन 5 जिलों में हालात नाजुक हुए। फर्नीचर, पुराने फर्नीचर की दुकान को आग लगा दिया गया, टायरों को आग लगाकर सड़कों पर रख दिया गया। जो गाड़ियां सड़कों के आसपास खड़ी थी उनको भी क्षति पहुंचाने की खबर सामने आई है। तो मैतेई समुदाय के नेता आरामबाई तेंगबोल की गिरफ्तारी के बाद लगातार स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है और लगातार जो मैतेई समुदाय के लोग हैं वो अपने नेता आरामबाई की रिहाई की मांग कर रहे हैं। रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन लगातार वहां पर देखने को मिले हैं। क्वाकथेल और उरीपोक में हंगामा जो था वो बड़े पैमाने पर हुआ, जिसके बाद एक अहम फैसला जो है वहां प्रशासन ने लिया, जहां पर 5 जिलों में इंटरनेट को प्रतिबंधित कर दिया गया। और उन सब के बीच में आपको बता दें कि उसमें वीसेट सेवा भी, VPN सेवा जो है वो भी वहां पर प्रतिबंधित कर दी गई है। टायरों और पुराने फर्नीचर में आग लगाई गई। सुरक्षा के मद्देनजर इंटरनेट बंद है।
वीसेट, वीपीएन, इंटरनेट, मोबाइल डेटा सेवाएं निलंबित हैं। 4 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध है। चलिए अब आगे बढ़ रहे, बात कर रहे हैं अफ्रीकी राज्य कोलंबिया की, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव से ऐन पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को गोली मारने की घटना से इस वक्त कोलंबिया सुर्खियों में है, जहां पर सिर में गोली लगने से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मियोगुल उर्बी टर्बे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दरअसल लगातार चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है और इसी बीच मुख्य जो राजनीतिक दल है उसके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मियोगुल उर्बी टर्बे जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन अचानक से एक व्यक्ति आता है और बेहद नजदीक आकर राष्ट्रपति उम्मीदवार को गोली मार देता है और जो गोली है वो सिर के पास से छूकर गुजरती है, जिसके बाद से वो पूरी तरह से लहूलुहान होते हुए नजर आते हैं। तुरंत उस व्यक्ति को मौके से हिरासत में लिया गया, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो बेहद नाजुक बनी हुई है। कोलंबिया के राष्ट्रपति उम्मीदवार को गोली मारी गई है, जिसमें इनको सिर में गोली लगने से हालत गंभीर है। उनका इलाज वह अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने हमलावर को मौके से गिरफ्तार तो कर लिया था, पर अभी उनसे पूछताछ जारी है और ये साफ तौर पर बात है कि अभी इलाज चल रहा है मिगुएल उर्बे टर्बे का, और ये देखना होगा कि किस तरीके से अब आगे बातें निकल के सामने आएंगी। इलाज तो चल रहा है, पर क्या उनकी कंडीशन बनी हुई है, क्योंकि चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे जब ये सब हादसा हुआ और एक हमलावर ने आके उन पर गोली चलाई काफी नजदीक से और उनके सिर को छूती हुई गोली वो निकल गई। चलिए और अब इसी बीच आगे बढ़ रहे, बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था कि सपा और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने मीडिया के सामने आकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल। हाल ही में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान सुर्खियों में था, जहां पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतनी सक्षम है कि हर तरह का चुनाव अपने बलबूते लड़ सकती है, जीत सकती है। जिनको लग रहा है कि कांग्रेस उनके बिना कुछ नहीं कर पाएगी, कांग्रेस अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, तो वो इस वक्त मुगालते में जी रही हैं। बहरहाल इमरान मसूद ने संकेत दिया था कि ऑल इज नॉट वेल सपा और कांग्रेस के बीच, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी से सांसद धर्मेंद्र यादव ने डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा यूपी में सपा और कांग्रेस गठबंधन मजबूत है। उन्होंने इमरान मसूद के उस बयान को भी दरकिनार कर दिया, जहां पर इमरान मसूद ने सीट शेयरिंग पर सवाल उठाया था कि कांग्रेस कार्यकर्ता इस वक्त जमकर मेहनत कर रहे हैं। आने वाले 27 के चुनाव में सीट शेयरिंग पर खुलकर बात होगी और आधा आधा अगर बंटवारा हुआ सीटों के समीकरण का तो इस गठबंधन को आगे बढ़ाया जाएगा, अन्यथा अकेले चुनाव लड़ने में कांग्रेस इस वक्त समर्थ है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच पिछले महीने फिर से चरम पर तनाव जो था वो पहुंच गया था। उसके बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में 80-17 का फॉर्मूला नहीं काम करेगा। मसूद पिछले महीने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे को लेकर बोल रहे थे, जिसमें उन्होंने कांग्रेस ने यूपी की 80 संसदीय सीटों में से 17 पर चुनाव लड़ा था, जबकि बाकी सीटें सपा के खाते में थी। पार्टियों ने गठबंधन का लाभ उठाया था, पर गठबंधन ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन सीट बंटवारे के समझौते की राह तनाव में फंस गई थी, जो अक्टूबर 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान सामने आई थी। सीट शेयरिंग को लेकर बिल्कुल अब देखना बेहद खास है कि इमरान मसूद हों या अन्य कांग्रेसी नेता उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर एक अलग स्टैंड अपनाते नजर आ रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता, चाहे वो रामगोपाल यादव हो, चाहे वो धर्मेंद्र यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो, उन्होंने साफ कहा कि भविष्य के संकेतों को लेकर अभी से चर्चा करना बेमानी सा है, लिहाजा अभी तो सब कुछ ठीक है, आने वाले वक्त में भी सब कुछ ठीक होगा चाहे अब। लेकिन अब दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेता अजय राय हों, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, या फिर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, उन्होंने साफ कहा कि 80-17 वाला फॉर्मूला जो लोकसभा चुनाव में चला वो इस बार विधानसभा चुनाव में 403 विधानसभा सीटों पर नहीं चलेगा। कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के मुकाबले जो सीटें कांग्रेस को दी गई थी उस पर ज्यादा बेहतर परफॉर्म कांग्रेस ने किया, लिहाजा सीट बढ़ी तो अच्छा है, नहीं तो आप अपनी रहा हम अपनी रहा। सोनू यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे ताजा जानकारी के साथ। सोनू, इस वक्त सुर्खियां हैं इमरान मसूद के बयान के बाद, अब धर्मेंद्र यादव ने एक अलग तरह का ट्रैक अपना लिया है। उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल, कुछ दिक्कत नहीं है, 27 का चुनाव है, मिल बांट कर देख लेंगे, लेकिन तनावपूर्ण खबरें अगर कोई कह रहा है तो इस वक्त वो ठीक नहीं है, सब कुछ सही है।
प्रदेश में इमरान मसूद का जो बयान है उसको लेकर कहीं ना कहीं सुर्खियों में बयान चल रहा था और सपा और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, लोकसभा में मुख्य सचेतक हैं, धर्मेंद्र यादव ने जो है अपना बयान दिया है, उसमें तीखी टिप्पणी भी की है और धर्मेंद्र यादव का साफ तौर पर कहना है कि सपा और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। जबकि इमरान मसूद 80-17 का फार्मूला गिना रहे थे लोकसभा वाला, तो कहना कि 2027 से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है। हालांकि धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इमरान मसूद को इतना पावर किसने दे दी कि वो सीट शेयरिंग पर बात कर रहे हैं। और धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सीट शेयरिंग की बात जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से लेके जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो वो करेगा। लेकिन जिस तरीके से जो बयान धर्मेंद्र यादव का आया है, उससे पहले इमरान मसूद का बयान सुर्खियों में था, तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के भले ही धर्मेंद्र यादव ये कह रहे हो कि सपा और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इमरान मसूद का बयान भी अपने आप में तमाम जो है तमाम तरह की चर्चाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। तो कहते हैं कि सपा और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहा है और अब देखना है कि धर्मेंद्र यादव के बयान के बाद कांग्रेस की ओर से कोई पलटवार होता है या नहीं होता है, ये देखने वाली बात होगी। जी कुणाल जी, लेकिन सोनू अकेले इमरान मसूद ही नहीं है, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, अजय राय भी बार बार रहकर कह रहे हैं कि जिन लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस मौजूदा वक्त में 2017 या 22 वाली कांग्रेस है, वो ऐसा नहीं है। कांग्रेस अब बदल चुकी है, 27 का चुनाव अपने दम पर लड़ने का वो मादा रखती है। लिहाजा किसी को लगता है कि कांग्रेस सिर्फ बैसाखी है या सपोर्ट सिस्टम है, तो ऐसा गलत है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के कई नेताओं के बयान, चाहे अजय राय लल्लू हो, इमरान मसूद हो, ये तमाम नेताओं के जो बयान है वो बिल्कुल ये बयान कर रहे हैं कि सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और कांग्रेस अपने आप को एक मजबूत पार्टी जो है वो मान के चल रही है। और कांग्रेस के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि 2017 और 22 वाली जो कांग्रेस है वो नहीं है, कांग्रेस बदल चुकी है, कांग्रेस मजबूत है और सीटों के फार्मूले को लेकर जो सब कुछ ठीक ठाक। सोनू यादव, मेरा सवाल रहेगा आपसे, जिस तरीके से कांग्रेस अगर बदल चुकी है तो हाल ही में उपचुनाव जो हुए थे तो उसमें क्या था, सीट शेयरिंग को लेकर क्या था कि आने वाले चुनाव 2027 के लिए, क्योंकि वहां पर मुंह की खानी पड़ी थी पूरे दल को, इंडिया गठबंधन को, वहां पे कांग्रेस हट गई थी पीछे, सबका ने चुनाव लड़े थे वो, तो यहां पे 2027 का चुनाव है। बिल्कुल, देखिए ये इसी चीज को लेकर जो है सपा की जो लीडरशिप है वो अपने आप को उत्तर प्रदेश में ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है और है भी। तो ऐसे में कांग्रेस और सपा के बीच जो सीट शेयरिंग को लेकर जो चीजें हैं वो ठीक बेहतर नहीं दिख रही, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को बेहतर जो है वो बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो जमीनी हकीकत है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है और यही वजह है कि कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जो तालमेल है अभी हालांकि 27 के चुनाव में वक्त है, लेकिन अभी से जो बयानबाजियां हैं वो कहीं ना कहीं बता रही हैं कि दोनों दलों के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जी, मतलब ये कह सकते हैं कि सिर्फ वो कि दिल के खुश रहने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, मतलब इस तरीके से कि हम समझें कि सिर्फ वो कह रही है कि हम उस पोजीशन पे हैं, हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, सिर्फ वो बता रही है सीट शेयरिंग पे ऐसा फार्मूला नहीं चलेगा। बिल्कुल, तमाम राजनीतिक जानकारों की अगर माने तो कांग्रेस ये सब कुछ कहने का मतलब दबाव बनाना है कि सीट शेयरिंग के वक्त उनको जो है वो ज्यादा सीटें मिल जाए और सीटों को लेकर ही, और कांग्रेस अब ये साबित करना चाह रही कि उत्तर प्रदेश में वो अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है, यही कांग्रेस जो है वो दिखाना चाह रही है और इसी को लेकर जो है वो सब कुछ बेहतर होता नहीं दिख रहा है। जी, शुक्रिया आपका सोनू, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करते हैं लखनऊ की तरफ, जहां पर लखनऊ से खबर सामने आई, जहां पर लखनऊ में सूडा की जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनकी सुसाइड की खबर इस वक्त सुर्खियों में है। सुधाकांत मिश्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो इंदिरा नगर के सेक्टर बी में आत्महत्या की खबर लगातार सामने आई। सुधाकांत रिटायर्ड आईएएस मंगला प्रसाद मिश्र के बेटे हैं, जो इस वक्त सूबा के जो प्रोजेक्ट मैनेजर की भूमिका निभा रहे थे। अब कहा जा रहा है कि पिछले कई सालों से वो डिप्रेशन के शिकार में थे और इसी डिप्रेशन के चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई, जहां पे सूडा के प्रोजेक्ट मैनेजर ने सुसाइड किया है। सुधाकांत मिश्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। इंदिरा नगर के सेक्टर बी में आत्महत्या की है। सुधाकांत रिटायर्ड आईएएस मंगला प्रसाद मिश्र के बेटे। रजा बाइस इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रजा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सुधाकांत मिश्र की जो फांसी की खबर है सुर्खियों में है, कहा जा रहा है कि लगातार काफी समय से वो इस वक्त डिप्रेशन में के शिकार में थे, लेकिन मौजूदा वक्त में वो सूडा के प्रोजेक्ट मैनेजर की भूमिका भी निभा रहे थे। देखिए, अहम पद था और खासतौर पर सूडा का प्रोजेक्ट का मैनेजर होना बड़ी बात है और लखनऊ में नगर विकास सेवाएं भी दे रहे थे
और एक बड़े पद पे थे। इस तरह की खबर आना ही कि उनका कई दिनों से डिप्रेशन का इलाज चल रहा था और कई डॉक्टरों से उनका इलाज चल रहा था, मानसिक दबाव में थे। आखिरकार ये मानसिक दबाव किस तरह का था? उनके परिवार से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि डिप्रेशन के वो बहुत बड़े मरीज हो चुके थे और अक्सर उनको निगरानी में रखा जाता था। तो इस तरह के सुसाइड केस जो आया है, ये सबसे बड़ी खबर लखनऊ की है। और रिटायर्ड आईएएस के बेटे हैं और खुद बड़े काबिल ऑफिसर हैं, सोडा के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। इस तरह की घटनाएं अक्सर बड़े परिवार, जो ब्रिगेड्स परिवार होता है, उनमें ये आ जाती हैं। किस कारण थी और क्या हुआ था? क्या फैमिली दबाव था या काम का दबाव था? किस तरह का डिप्रेशन था? बहुत ज्यादा वो डिप्रेशन में आ चुके थे और उनके परिवार ने ये बताया कि 2-3 दिन से उन्होंने अपने आप को घर में बंद कर लिया था और हम लोग पैनी निगाहें लगाए हुए थे। अचानक ये खबर आ गई जिसमें घर और परिवार सदमे में है। रज़ाक, इसमें मुख्य बात यह है कि आखिर वो वजह ढूंढना जरूरी किसी ने क्यों नहीं समझा कि वो डिप्रेशन में क्यों चले गए? क्योंकि ये 1-2 दिन की बात तो नहीं है कि वो 1-2 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर वो डिप्रेशन में चले गए। इसका इलाज तो वो करवा रहे थे, पर इस बात को समझना बहुत जरूरी था फैमिली के लिए खासतौर पर कि आखिर वो डिप्रेशन में किन वजह से गए हैं। कामकाज की वजह से गए हैं या फैमिली उसकी वजह से गए हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछा है। इस घटना के बाद हमने कई साइकियाट्रिस्ट से बात की है, तो उनका ये कहना है कि इस तरह के जो मरीज होते हैं उनको कहीं ना कहीं एक अच्छे एनवायरनमेंट में ले जाने की ज़रूरत है, काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा वर्किंग प्रेशर से दूर रखने की ज़रूरत है और परिवार को बराबर उनके साथ खड़ा रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे जो मरीज जो डिप्रेशन में होते हैं और डिप्रेशन में गिरते चले जाते हैं, उनको ये समझ में आता है ये जीवन उनके लिए व्यर्थ है और ये जीवन बेकार हो चुका है और उनके ध्यान में आता है अब जीना जो है वो मुश्किल है और इस तरह का फिर कदम वो ले लेते हैं। अब देखने वाली बात है, जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी कि सुसाइड किन कारणों से हुआ है। शुक्रिया आपका रजा, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर की तरफ, क्योंकि कल 9 और फिर मंगलवार 10 तारीख का दिन काफी खास है, क्योंकि विदेश गए तमाम प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फीडबैक कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि तमाम 33 देशों का दौरा करते नजर आए। तमाम सांसद, न सिर्फ सांसदों ने दौरा किया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज करने की कोशिश भी की। अब जब फीडबैक लेकर तमाम स्वदेश लौट रहे हैं संसद के डेलीगेशन, तो उनसे एक एक करके सीधा संवाद होगा, उनसे फीडबैक लिया जाएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में लगातार विपक्ष विशेष सत्र की मांग भी कर रहा है। लेकिन विशेष सत्र की मांग से पहले विपक्षी सांसदों के ऑपरेशन सिंदूर और विदेशों में मिले फीडबैक पर क्या प्रतिक्रिया है, खुद प्रधानमंत्री निजी तौर पर एमपी से जानना चाहते हैं। बिल्कुल, 7 संसदीय समिति का जो दल गया था उसमें 33 सांसद थे और वो जब प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे तो वो काफ़ी अहम रहेगा। वो हर एक देश के बारे में बताएंगे जहां जहां वो होके आए हैं और भारत की स्थिति जो स्पष्ट करके आए, आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई और किन वजह से यह की गई और क्या उसमें हासिल हुआ, तो काफ़ी अहम रहेगा जब प्रधानमंत्री वहां पर मुलाकात करेंगे इन 33 सांसदों के साथ। और उसमें सबसे अहम ये रह जाएगा कि वो वहां पे जो रह रहे एनालाइज हैं उनके बारे में जब जानकारी देंगे कि उनको कैसा महसूस हुआ कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। संदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही? कल काफी महत्वपूर्ण दिन है, कल और परसों यानी कि 9 और 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों से फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे। और फीडबैक ना सिर्फ इस बात को लेकर रहेगा कि विदेशों से क्या कुछ सहयोग मिला, बल्कि इस बात को भी लेकर रहेगा कि पाकिस्तान को एक्सपोज करने की जो रणनीति भारत की तरफ से तैयार की गई थी, कितने सहमत नजर आए हैं तमाम जो मुल्क हैं। कुणाल, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण था कि भारत की ओर से जो सांसद चुने गए थे, जो प्रतिनिधि मंडल बनाया गया था, उसमें सभी पार्टियों के जो लोग हैं वो उसमें शामिल कराए गए थे, सांसदों को चुना गया था और अब वो वापस लौट रहे हैं और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 और 10 तारीख को उनसे बातचीत करेंगे और एक फीडबैक की तरह जो है इसको लिया जाएगा कि क्या कुछ वहां पर जो समर्थक था लोगों का या क्या कुछ वहां पर जो लोग उनको सुनने आए, उनको समझने आए, उसमें क्या कुछ चीजें थी और कैसा रिस्पॉन्स उन प्रतिनिधियों को मिला जो दूसरे देशों में जाकर 33 देशों में जाकर ये प्रतिनिधि मंडल ने अलग अलग प्रतिनिधियों से वहां पर बातचीत की थी। जो भारतीय जो दूसरे देशों में रह रहे हैं उनके लोगों के घरों तक जाकर उनसे मुलाकातें की और एक संदेश देने का प्रयास किया कि कैसे अगर कोई देश के खिलाफ करता है तो फिर पूरी
जो है शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ हम तैयार हैं। और वही सेना ने जो है जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर का, और इसी को लेकर अलग अलग देशों में जो प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था उसका फीडबैक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सांसदों से बातचीत करके लेने वाले हैं। और यह एक मजबूती जो दिखाई गई थी उसका ही कहीं ना कहीं उदाहरण पेश किया गया है तमाम राजनीतिक पार्टियों को साथ लेकर। चलिए, शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब सीधे रुक कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस वक्त संबोधन चल रहा है। तो मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनका यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करते हैं। और मंच पर आसीन हमारे यहीं धर्मपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, गुरुदेव सिंह जी, और मंच पर आसीन हमारे सभी महानुभाव, सामने बैठे हुए सभी माताएं बहनें, सभी बड़े बुजुर्ग, सभी हमारे नौजवान साथी, सभी युवा, प्यारे प्यारे बच्चे, मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का गुरु तेग बहादुर जी के 350वें स्मृति वर्ष को समर्पित इस नाटक हिंद की चादर में पधारने के लिए मंचन के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इस विशिष्ट नाटक के मंचन को सफल बनाने वाले उन सभी आयोजकों का भी साधुवाद देता हूं, जिन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और विचारों को इस रंगमंच के माध्यम से समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का बहुत अद्वितीय कार्य किया है। भाइयों बहनों, गुरु तेग बहादुर जी ने उस संकट काल में, कालखंड में अपने प्राणों की आहुति दी, जब हमारे देश की संस्कृति, धर्म और आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा था। 14 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपने पिता के साथ मुगलों के खिलाफ युद्ध में अद्वितीय वीरता का परिचय दिया, और उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने ही उनका नाम तेग बहादुर अर्थात तलवार का धनी रखा था। उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर हो रहे औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कहा था कि मैं हिंदुओं का वीर हूं, किसी हिंदू से पहले मुझे मुस्लिम धर्म कबूल करके दिखाएं। और औरंगजेब ने षड्यंत्र पूर्वक उनको, गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाया और उन्हें बंदी बना लिया। फिर फरमान सुनाया कि इस्लाम स्वीकार करो या मृत्यु का वर्ण करो। उन्होंने और उनके साथियों ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो उन पर घोर अत्याचार किए गए। उनके शिष्य को खोलते हुए तेल में डाला गया, किसी को आरी से चीर दिया गया। आप लोग अगर कभी नानकमता साहब जाएंगे तो उसका पूरा चित्रण वहां पर लगा हुआ है, और सच में जब भी हम उसको देखते हैं तो पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना भव्य और सजीव, बहुत शानदार वहां पर उसका चित्रण किया गया है। और कई लोगों को उनमें से जीवित डाला गया। अंततः गुरु तेग बहादुर जी जैसे महान संत, धर्म रक्षक, मानवता के प्रहरी का शीश काटकर गुरु साहब का साहस, बलिदान और संदेश पूरे दुनिया के अंदर अमर हो गया। और उनके बलिदान ने बता दिया कि धर्म की रक्षा के लिए प्राण देना पुण्य है, अत्याचार के सामने झुकना अधर्म है। उस महान व्यक्तित्व के कारण ही हिंद की चादर कहा जाता है। आज इस नाटक का मंचन हो रहा है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मात्र नाट्य कला की प्रस्तुति नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जीवंत संदेश है। इस नाटक के माध्यम से हम युवा पीढ़ी को ये बता सकते हैं कि किस प्रकार से एक सच्चे व्यक्ति का बलिदान आने वाली कई पीढ़ियों को एक संदेश दे सकता है, समाज को प्रेरित कर सकता है। मैं सभी कलाकारों को भी, जिनकी यहाँ पर प्रस्तुति है, उन सबकी सराहना करता हूँ। आप लोगों ने हमारे इतिहास की जीवन प्रस्तुति को हम सबके समक्ष लाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारे जितने भी गुरु हुए हैं, गुरु नानक जी से लेकर दशमेश तक सभी गुरुओं ने राष्ट्र को प्रथम मानते हुए पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। इसीलिए इनके योगदान को जाने बिना देश के इतिहास को समझ पाना
नामुमकिन है। और यदि मैं कहूं कि सिख परंपरा वास्तव में आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है, उसी की जीवन परंपरा है, तो उसमें से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल उससे कहीं अलग नहीं है। भाइयों बहनों, हमारे सभी गुरुओं को आत्मसात करते हुए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो देहरादून में हिंद दी चादर नाटक का मंचन किया गया और इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इसी के साथ आज के न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी है। नमस्कार।